गुज़िश्ता जुमे को इलाहाबाद के अटाला चौराहे पर होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद आज चौथे दिन भी इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। अटाला और आसपास के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। गर्च इंतजामिया ने किसी तरह के कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया, ताहम पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी से इलाके में खौफ का माहौल है। अटाला चौराहे पर बुलडोजर की कार्रवाई के खदशात के पेश नजर यहां के दुकानदारों ने खुद से कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। चौराहे के दुकानदार अपनी बढ़ी हुई दुकानों के हिस्से खुद से तोड़ रहे हैं। इस वक्त हम अटाले के चौराहे पर हैं। अटाला का चौराहा ये वो चौराहा है जहां पर पिछले जुमे को एहतजाजी मुजाहरा हुआ था और एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस पे पथराव हुआ था। इसके जवाब में पुलिस को काफ़ी कार्रवाई करनी पड़ी थी, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। ये पूरा इलाका इस वक्त पुलिस ने सील कर दिया है और एक तरह की ये बात गर्दिश कर रही है कि यहाँ जो अटाले के चौराहे पर जो दुकानें हैं उनको नगर निगम की तरफ से मुनहदिम किया जाएगा, उनको गिराया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर जो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, आगे बढ़ा करके दुकान बना रखी है, उनको उन दुकानों को गिराया जाएगा। तो एक तरह की इस खौफ के साए में जो यहाँ पर लोग हैं, घरों में बंद हैं, दुकानें बंद हैं। घरचे दुकान बंद रखने का कोई ऑर्डर नहीं है, घरों में रहने का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है यहाँ पर। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो दुकानदार हैं यहाँ के, वो अपनी दुकानें खुद तोड़ रहे हैं, खुद से वो जो कब्जे हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ऊपर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, ताकि ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। तो एक कुछ दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कैमरे के सामने, लेकिन वो अपना सामान हटा रहे हैं, दुकानों को खुद तोड़ रहे हैं और वो चीज़ें हटा रहे हैं जिससे अंदेशा है कि यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा तो उन्हें नुकसान होगा। मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18, इलाहाबाद। नुपुर शर्मा के बयान के बाद गाजियाबाद पुलिस और इंतजामिया कई रियासतों में बिगड़ते हालात को देखते हुए पूरी तरह चौकस है। पुलिस और इंतजामी अफसरान मजहबी रहनुमाओं के साथ अमन मीटिंग कर रहे हैं ताकि गाजियाबाद में अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके। लोनी गाजियाबाद में संतोष कुमार राय और CO लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने लोनी मदारिस के उलमा के साथ एक अमन मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने हालिया माहौल को देखते हुए बातचीत की और तमाम उलमा कराम से आपसी भाईचारा और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की। हम दूसरे को दोष दे ही क्यों रहे हैं? समस्या तो यहीं पर है कि हम दोष दे रहे हैं। हमको कोई उद्वेलित करेगा, हम उद्वेलित हो जाएंगे। हमको कोई प्रोवोक करेगा और हम इस स्तर पे आ जाएंगे कि हम अपने ज्ञान और विवेक को एक तरफ रख करके और उतर जाएंगे रण क्षेत्र में। आप किसके विरुद्ध उतर रहे हो? क्या कर रहे हो? जिनके घरों को जला रहे हो, जिनके गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर रहे हो, क्या उसने आपको सांप्रदायिक उद्वेलित किया है? क्या आपकी भावनाओं को उसने भड़काया है? क्या ये सार्वजनिक संपत्ति जो जलाई जाती है, रोड उखाड़ा जाता है, बैरियर तोड़ा जाता है, क्या किसी एक समुदाय या एक समाज का है? क्या इस पर आपका हक नहीं है? लोनी स्थित मदरसों के जो उलेमा हैं उनसे आज यहाँ बैठक की गई है और उनके जो परेशानियाँ उनको सुना गया और उन्हीं के बीच उनका हल भी निकाला गया है। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही अगला हमारा जो वो समय होगा गुजरे, इस बाबत भी इंतजाम किए गए हैं। सबने सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि कहीं भी कोई ऐसी बात होगी तुरंत संज्ञान में लाया जाएगा जिससे कि कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित न कर सके। फर्रुखाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई रोजमर्रा की बात हो गई है। आज बजरिया रोड पर तिकोना चौकी से ट्रांसफार्मर तक निशान जदा किया गया है। सड़क किनारे जितनी भी दुकानें हैं इन्हें मुनहदिम कर दिया जाएगा। महकमे ने कहा है कि जो सड़क किनारे ज़ाब्ते के जुमरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर मेरठ में जाली टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वजारत मवासलात और SOG की टीम ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के तहत पुलिस स्टेशन गंगानगर इलाके में छापा मारा, जिसमें पूरा टेलीकॉम एक्सचेंज पकड़ा गया। इस एक्सचेंज के जरिए खलीजी ममालिक से आने वाली कॉल्स को लोकल नंबरों की कॉल में तब्दील कर दिया जाता था। इंटेलिजेंस टीम के मुताबिक इस जाली एक्सचेंज से मुल्क की सलामती को बड़ा खतरा था। हैरत की बात यह कि यह चौथी बार है जब सिर्फ मेरठ शहर में इस तरह का फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया।
इस जाली टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए अब तक वजारत मवासलात को करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है। साथ ही अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि टेलीफोन एक्सचेंज में इस्तेमाल होने वाली सिमें बिहार से ली गई थी और इसे चलाने वालों का ताल्लुक भी बिहार से है, जो मेरठ के गंगानगर में एक फ्लैट किराए पर लेकर खुफिया अंदाज में इस एक्सचेंज को चला रहे थे। ये सूचना मिली थी यहाँ पे कि कुछ लोग इंटरनेशनल कॉल को उसको जो लोकल कॉल है उसमें बदल देते हैं और लोगों को फ़ोन पे बात कराते हैं। तो इसमें पुलिस की रेड हुई और उसमें लॉगर मिले हैं, साथ ही ढेर सारे सिम मिले हैं जो बिहार से इशू हुए हैं और जहाँ पे लगा था वो अभी बता रहे हैं कि किराए पे लिया था। उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उसका पता वगैरह मिल गया है और इसमें जांच की जा रही है कि इसमें क्या और प्रकरण हो सकता है, किस तरह से था, मॉडस ऑपरेंडी किया था। उसके पहले भी यहाँ भी पकड़ा गया है और भी जगहों पे दूसरे ज़िलों में भी इस तरह की गतिविधियाँ आई हैं। रेवेन्यू लॉस तो होता ही है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है। हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? अभी इसमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है। गाजियाबाद आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने ऐसा आला बनाया है जिसके जरिए पानी की बर्बादी को रोका जा सकेगा। किसान खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर इसके इस्तेमाल के दौरान दीगर कामों में मशगूल हो जाते हैं। खेत भर जाने के बाद भी ट्यूबवेल चलता रहता है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से खेतों में पानी भरते ही ये डिवाइस ट्यूबवेल को बंद कर देगी। इस डिवाइस को कॉलेज के 4 तलबा वरुण तुषार कौशिक, शबी आलम और प्रियांशु ने प्रोफेसर सुशील कुमार की निगरानी में तैयार किया है। चारों तलबा ने इस डिवाइस को बनाने में बहुत मेहनत की। इसने ये डिवाइस सेंसर, लीड लाइट, पंप, सोलर पैनल, बैटरी, रिले पावर और डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर वगैरह से तैयार की है। ये जो डिवाइस हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्रों ने बनाया है, इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि जब ट्यूबवेल के माध्यम से किसान जो है खेत का सिंचाई करता है तो उस वक्त वो किसी दूसरे काम के लिए भी चला जाता है। इस दौरान क्या होता है कि खेत का में पानी फुल हो जाता है, फिर भी उसमें पानी बहता रहता है। इस तरह पानी की बर्बादी होती है। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के छात्रों ने एक ऐसा सेंसर डिवाइस तैयार किया है जिसका काम क्या होगा कि जब किसानों को खेत में सिंचाई करनी होगी तो उस डिवाइस को वो ट्यूबवेल के साथ अटैच कर देंगे और साथ ही साथ वो ट्यूबवेल के थ्रू पानी भी वहाँ भरता रहेगा और वो कोई दूसरा काम भी उस वक्त कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी कि क्या वर्क करता है ये और किस बेस पे है, तो ये मतलब जो किसान होते हैं उनका जो काम है वो आसान करने के लिए बनाया गया है। आसान कैसे? जैसे हम खेत भरते हैं, जैसे कोई भी किसान है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, तो मतलब हमें भी पता है कि जब हम खेत में जाते हैं तो बार बार हमें पानी देखने की वो होती है कि कब खेत भरेगा, कब खेत भरेगा। बाई चांस ऐसा भी होता है कि लाइट भी रात को आती है और सारी रात जागना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये मतलब जो रिलीवेंट तरीका है वो अपनाया है कि जो खेत में हमने एक सेंसर लगाया, मॉइस्चर सेंसर, जो डिटेक्ट करेगा कि वाटर लेवल को कितना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा दीनियात सुन्नी में थियोलॉजिकल सोसाइटी के जरिए जलसा तक़सीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें एमयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर मुजाहिद बेग और एडिशनल जज मोहम्मद नसीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शोबे में कराए गए मुतादिद मुकाबलों के फातिहीन को इनामात से सरफराज किया गया। तलबा का कहना था कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इस तरह के मुकाबलों में शरीक होकर हमें अपनी सलाहियतों को निखारने में मदद मिलती है। वहीं मुंतज़मीन ने कहा कि साबिक़ा 2 साल इस तरह की सरगर्मियां नहीं हो सकी, जिसके सबब अब इन सभी रिवायात और सरगर्मियों को बहाल किया जा रहा है ताकि तलबा मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सके और बेहतर सीख सके। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ थियोलॉजिकल सोसाइटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी थियोलॉजी के अंदर होते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और इस तरीके के प्रोग्राम कराकर हम सबको बताया जाता है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। राइटिंग कंपटीशन, स्पीच है, क्विज़ है और डिबेट है। और इसी तरीके से जो प्रोग्राम हुआ इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और इंशाअल्लाह आइंदा इसी तरीके से प्रोग्राम होता रहेगा तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
थेलोलॉजिकल सोसाइटी का जो मकसद रहता है वो मकसद ही रहता है कि स्टूडेंट के जो को एलिस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। अभी ये 2 साल जो लॉकडाउन था, हमारी यूनिवर्सिटी बंद थी, उसमें बच्चों का जो बेसिक डेवलपमेंट था, उनके स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और जो उनके ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ थी, उस सब पे हम लोगों ने काम करा है। जो हमारी सोसाइटी है, ये स्टूडेंट के अंदर के जो एजुकेशन के साथ साथ जो को एलिस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर हम फोकस करते हैं। राइटिंग कंपटीशन के मुतालिक हमें फर्स्ट प्राइज़ मिली है, जिसमें और आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम ज़ुबान से कुछ नहीं कह सकते तो कलम का ही इस्तेमाल करके अपनी हक बात को पहुंचाएं। जैसे किसी ने कहा कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। अदबी तंजीम उसलूब के ज़ेर-ए-एहतमाम 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बौनवान असर हाजिर में उर्दू नावल, तफ़हीम व ताबीर और उर्दू नावल की क़िरत का इनेकाद अलबरकात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुल्क भर से दानिशवरों ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि 21वीं सदी नावल की सदी है। इस दौर में नावल खूब तरक्की कर रहा है। आज अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि नावल उर्दू शायरी से भी मकबूल हो गया है। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत होते ही नावल की सिल्फ में ऐसा सैलाब सा आया है, आप क्या यकीन करेंगे कि 2001 से लेकर और 2021 तक जो है 123 नावल लिखे जा चुके हैं। और वो 123 नावल जो है वो नौजवान लोग भी लिख रहे हैं, उनमें जो पहले से लिखते चले आ रहे हैं वो भी लिख रहे हैं। तो नावल का इस वक्त ज़माना है, ये नावल का ज़माना चल रहा है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी पुरपेश हो गई है कि शायद मेरे ख्याल में कहानी उसको अकेले नहीं सहार सकती। इसलिए नावल जैसे बड़ी सिल्फ सोहन की ज़रूरत है और इसलिए नावल जो है वो बहुत उरूज पे है। सबसे मकबूल सिन्फ है इस वक्त में कि गज़ल और नावल। इस वक्त में कि सबसे ज़्यादा नावल पढ़े जा रहे हैं। जितने अभी अल्लाह मियाँ का कारखाना मोहसिन का आया, अशरफ साहब का सबसे अहम नावल उसमें एक आखिरी सवारियाँ आया, और उसमें एक जैसे वो हमारे हैं अनीस अशफाक, उनका नावल उसमें एक ख्वाब तराब आया। ये बहुत मकबूल उसमें कि हमारे इसमें एक साहित्य अकेडमी मिला, उसमें एक जो है रहमान अब्बास साहब को। ये सब नावल उसमें कि बहुत अहम नावल है, बहुत पढ़े जा रहे हैं और कई ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं। उर्दू के इसमें कि नावलों का हिंदी में खास तौर से बहुत मकबूल हुए हैं, और शायरी के बाद, ये शायरी से पहले अब तो मैं कह सकता हूँ नावल ज़्यादा मकबूल सिन्फ तो कर रहे। अदबी तौर पर ज़रख़ेज़ सरज़मीन रुदौली अयोध्या में कई अदबी तंजीमें ज़बान अदब की खिदमत कर रही हैं। यहाँ अक्सर व बेशतर ऐसी अदबी बज़्म आराई होती रहती है जिनसे अदबी ज़ौक़ व शौक़ को परवान चढ़ने में मदद मिलती है। अंजुमन तामीर अदब रुदौली के ज़ेर-ए-एहतमाम मोहल्ला सूफियाना रुदौली ऐवान असग़र में एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें कई नामवर शोरा ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत रुदौली के अदब नवाज और मोतबर उस्ताद शमीम हैदर रुदौलवी ने फरमाई और निज़ामत शकील रुदौलवी ने की। मुशायरे में मुल्क भर में रुदौली की नुमाइंदगी करने वाले शायर काविश रुदौलवी और शकील रुदौलवी के अलावा शुहैब अंसारी, शाहिद सिद्दीकी, इमरान अलियाबादी, अजीम अंसारी, मुजीब रुदौलवी, जॉन खादिम, निसार रुदौलवी, सलीम हमदम और जुनैद अलियाबादी ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे का आगाज फैज़ान रुदौलवी ने नाते पाक से किया। मुशायरा कामयाबी के साथ देर रात तक चला। मुशायरे में बिलखुसूस साबिक ब्लॉक प्रमुख हाजी मुनव्वर अली, हनीफ अंसारी, जमाल कुरैशी, बिलाल बादल, दाऊद उस्मानी वगैरह ने शिरकत की। आखिर में कमेटी सदर शकील रुदौलवी ने शोरा और सामाइन का शुक्रिया अदा किया। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states.
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. रांची में फसाद बर्पा करने वालों का लगेगा पोस्टर, गवर्नर के हुक्म पर रांची पुलिस एक्शन में जुटी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरा किसी भी कीमत पर नहीं है बर्दाश्त। इमारत शरिया बिहार का बयान, नायब अमीर शरीयत ने कहा तशद्दुद का रास्ता गलत, लेकिन एहतिजाज हमारा दस्तूरी हक। ताकत के जोर पर एहतिजाज को दबाना गैर मुनासिब। AK-47 मामले में आरजेडी रुकन असेंबली अनंत सिंह कसूरवार, पटना की MP MLA कोर्ट ने ठहराया कसूरवार। 21 जून को सजा का ऐलान। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे लालू यादव, CBI कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत। सिंगापुर में कराएंगे किडनी ट्रांसप्लांट। इमारत शरिया बिहार का कहना है कि मुजाहरा दस्तूरी हक है और आज इसे ताकत के जोर पर दबाया जा रहा है, जो सही नहीं है। इमारत के नायब नाजिम मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िबा तबसरा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। एहतजाज करने वाले लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इमारत का कहना है कि तशद्दुद किसी हाल में नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन लोग तशद्दुद कर रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। सनाउल हुदा कासमी के मुताबिक एहतजाज जमहूरी हक है, जिसको दबाया जाना गैर मुनासिब है। इमारत ने लोगों से अपील की कि एहतजाज का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। FIR और अर्जदाश्त देकर भी अपने गम और गुस्से का इजहार किया जा सकता है। इमारत का कहना है कि सड़कों पर मुजाहरा मशवरे से किया जाए। भाई हमारा शरिया और हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम ने इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह बयानात दिए हैं कि एक तो ये कि नामूस रिसालत पर जिसने भी हमला किया है गलत किया है और मुसलमान के लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और दूसरी बात हज़रत ने ये फरमाई है कि एहतजाज और मुजाहरे इस मुल्क में दस्तूरी हक है और खुशी और गम के इजहार को ताकत के ज़ोर पर दबाने की जो कोशिश पूरे मुल्क में हो रही है ये सही नहीं है। उसको जिन लोगों ने एहतजाज किया है, मुजाहरे कर रहे हैं, वो उनके दिली जज्बात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनको ताकत के ज़ोर से दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो हादसा हुआ है और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हमला किया गया है, तो जो लोग भी इस सिलसिले में मुजरिम हैं उनको दस्तूर के एतबार से, जो हिंदुस्तान का दस्तूर कहता है, उसके एतबार से सज़ा देनी चाहिए। लेकिन तशद्दुद कौन लोग कर रहे हैं उसको भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि साहब दूसरे लोग जो इस्लाम के मुखालिफ हैं वही इसमें
अंदर घुसपैठ करके कुछ तशद्दुद पैदा कर देते हैं। बल्कि रांची वाला जो मामला हुआ है उसमें बाज़ पुलिस अफसरान के व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुए हैं जिसमें कहा गया है कि भाई एक आदमी की तो उस मंदिर के ऊपर से जो गोली चली है उससे मरा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ दूसरे लोग जो समाज दुश्मन अनासिर हैं वो इसमें दाखिल हो करके इस मामले को पुरतशद्दुद बना रहे हैं। मेरा कहना ये है कि एहतजाज होना चाहिए, तशद्दुद से हर हाल में गुरेज करना चाहिए और एहतजाज के तरीक़े भी बड़ों के मशवरे से तय करने चाहिए। मरकजी हुकूमत की जानिब से 18 महीनों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के ऐलान से तलबा खुश हैं। सासाराम में मुसाबकती इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा का कहना है कि अगर खाली असामियां हैं तो इसकी तफसील जारी होनी चाहिए और बहाली मुकर्रर वक्त के अंदर की जाए। किए हैं कि 10 लाख वैकेंसी के लिए उसने ट्वीट किया है अभी जस्ट, तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी का ट्वीट किए हैं तो इसके वैकेंसी के बाद सबसे पहले कैलेंडर जारी करें। कैलेंडर जारी करने के बाद सबसे पहले डेट घोषित करें कि इस महीना में इस साल में एग्ज़ाम लेना है, इसके बाद कब फिजिकल लेना है, कब इसका ट्रेनिंग लेना है, कब ज्वाइनिंग कराना है। सबसे पहले इसका एक शेड्यूल जारी करें क्योंकि लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि मतलब कि वैकेंसी टाइम पर पूरा नहीं हो रहा है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके एक लड़कों का जारी किया है, मतलब कि 10 लाख वैकेंसी का। हम लोग ये आशा जताते हुए कहते हैं कि जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं सबसे पहले इसका एक निर्णय लीजिए और इसका एक कैलेंडर जारी कीजिए। मतलब कि इसका कब एग्ज़ाम कराना है, समय से लड़कों का एग्ज़ाम को ट्रेनिंग मतलब कि ज्वाइनिंग कराना है। इसको ये नहीं कि वैकेंसी निकाल दिए और कब एग्ज़ाम कराए, कब क्या नहीं कराए, ऐसा नहीं होता है क्योंकि लड़का बेरोजगार सालों साल बेरोजगारी बढ़ रहा है और वैकेंसी नहीं आ रहा है। जो 10 लाख युवाओं को वैकेंसी देंगे और हमारे जो तैयारी को हम लोग लगे हैं और इसको जल्दी जल्दी प्रक्रिया को वो ओपन करें और हम लोग अपना जोर तोड़ से तैयारी और अच्छा से बढ़िया से बेटर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही आग्रह है कि जो एक बार में आप 10 लाख का वैकेंसी दे रहे हैं उसको एक बार में 10 लाख न करके हर साल में हर ईयर में आप थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसी दे ताकि लड़कों को इतना हाई लेवल पर कंपटीशन आ जाए। आप जो एक ही बार में देते हैं, जो भी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उसको पहले कैलेंडर दीजिए, कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब तक उसका फाइनल कराएंगे, एक साथ करके पूरा कैलेंडर जारी कीजिए, यही आग्रह है। बिहार में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है लेकिन अब तक मुस्बत मरीजों को अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं इस मामले में अस्पताल के डायरेक्टर्स का कहना है कि जिसमें दर्द की शिकायत ओमिक्रॉन के आसार हो सकते हैं। बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इस बार कोरोना का सिम्पटम क्या है और कौन सा वेरिएंट है, जानते हैं। न्यू गार्डन अस्पताल के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। सर, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जो रेशियो है वो बढ़ रहा है कोरोना का। ये नेचुरल है क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है एंडेमिक तौर पे रहना ही रहना है और ये कहीं जाएगा नहीं। ऑफ कोर्स अभी जो है वो उसका नंबर जो है तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ओमिक्रॉन वायरस का ही एक रूप है, कोई अलग नहीं है। जहाँ तक सिम्टम का बात है, सिम्टम ही मोर और लेस वही है जो कि पहले हुआ करता था, सर्दी खांसी बुखार होना, कमजोरी होना, बॉडी एक होना। लेकिन कई पेशेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं है लेकिन चूँकि वो बाहर से आए हैं, उनका जब टेस्टिंग होता है तो चांसेस हो रहा है कि वो पॉजिटिव होने का निकलते हैं जी। लेकिन अमूमन अभी कोई भी वैसा एग्रेसिव वे में उसका कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, नहीं उस तरह के पेशेंट का कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है हमारे हॉस्पिटल में। मतलब कहा जाए कि एसिम्प्टोमेटिक टाइप का भी। बिल्कुल, जैसे पहले भी ओमिक्रॉन में मैक्सिमम जो एसिम्प्टोमेटिक हुआ करते थे, आज भी तकरीबन वही रूप उस वायरस का है। अभी फिलहाल जो पॉजिटिव हैं, क्या हॉस्पिटल आने की नौबत आ रही है, एडमिट होने की नौबत आ रही है? नहीं, अभी तक जो है ऐसा कोई भी पेशेंट हम लोग के इसमें नहीं आया जो कि एडमिशन की ज़रूरत हो। वो बिल्कुल घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। सर्दी खांसी जो नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह 4 दिन 5 दिन होते होते वो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। इवन मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल वो कालपोल टैबलेट सब ले लेते हैं, वायरस पी रहे हैं, उनसे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। पिछले 7 दिनों में देखा जा रहा है कि अचानक जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हुआ है। एक दिन में 44, 17, 18 ऐसे। ये नेचुरल है क्योंकि एक तो गर्मी की छुट्टियां भी हुई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, इसके चलते भी नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ रहा है। इसके चलते गवर्नमेंट के द्वारा एयरपोर्ट पे और स्टेशन पे जो है जांच की सुविधा कर दी गई है।
क्योंकि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ता है नेचुरली उसका रिपोर्टिंग जो है ज़्यादा मैक्सिमम केस मिलता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हाँ, ये बात